नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और इस क्लास में डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट नंबर 6 को लेकर। इस यूनिट में मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिए हैं और लगातार हम इस लेक्चर श्रृंखला में रोजाना नए टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने G20 की व्यवस्था को देखा था, उसको करंट टू कोर स्टडी किया था ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। और आज के इस लेक्चर में हम ऐसा डिस्कशन करने वाले हैं सार्क को लेकर। सार्क एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो भारत के और उसके आसपास के देशों को मिलाकर बना है। आज के इस लेक्चर में हम सार्क से जुड़े हुए सभी पहलुओं को देखेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या शामिल करने वाले हैं, तो याद रखिएगा सार्क के इस टॉपिक में हम लोग शामिल करने वाले हैं सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि में। इसकी पृष्ठभूमि को जब हम देखेंगे तो उसमें बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई और क्या परिस्थितियां थी जिनमें इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी जी इसका संबंध देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी का सार्क को लेकर क्या कहना था और अंत में राजीव गांधी के समय ये व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिली, तो क्या सिस्टम था पूरा समझेंगे। फिर हम लोग यहाँ अगली बात करेंगे इसके सिद्धांत की, किन सिद्धांतों को लेकर सार्क जो है उसकी स्थापना की गई और ये किन सिद्धांतों पर काम करता है। फिर हम देखेंगे कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं, सदस्य देशों की बात करेंगे, पर्यवेक्षक देशों की बात करेंगे, कौन है और कितने सदस्य हैं इसके। फिर हम बात करेंगे इसके प्रमुख अंगों की, सार्क के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं दोस्तों। और उसके बाद फिर हम देखेंगे इसके उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर सार्क की स्थापना की गई है। बात करेंगे सार्क के विशेष निकायों की, कौन कौन से निकाय इसमें हम लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे सार्क का महत्व क्या है वैश्विक स्थिति में हम देखें और खासकर भारत की दृष्टि से हम देखें तो सार्क क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे सार्क की उपलब्धियां क्या हैं। सार्क को बने लगभग दोस्तों 3 दशक हो चुके हैं। इन 3 दशकों में आज सार्क किस स्थिति में है, इसका कुछ वजूद दिखता भी है कि नहीं दिखता, उन सब चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि सार्क और भारत क्या है, अंत में इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं उनको भी देखेंगे। तो इस प्रकार से इन टॉपिक पर डिस्कशन करने के बाद सार्क का मुद्दा करंट टू कोर हमारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, जिसके बाद एग्जाम में मैं कहता हूं कि आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं एक एक करके इन सभी मुद्दों पर। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे दोस्तों। पृष्ठभूमि में देखते हैं कि सार्क अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम है। इसके गठन की जो विचार था दोस्तों लगभग 1979-80 के आसपास हम लोगों को देखने को मिलता है। और इस समय अगर हम बात करें तो बांग्लादेशी बोल सकते राजनयिक थे जिनका नाम था जिया उर रहमान, इनके द्वारा इसके स्थापना का विचार दोस्तों दिया गया था। हालांकि इस समय हम भारत में बात करें तो इंदिरा जी इस समय भारत में दोस्तों प्राइम मिनिस्टर थी और इंदिरा जी के प्राइम मिनिस्टरशिप के समय जब ये विचार सामने आया कि हम आसपास के भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश है इनको मिलाकर संगठन बना लेते हैं जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन होगा और हमारे लिए दोस्तों कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक सहयोग की अवधारणा पर आधारित होगा, क्षेत्रीय आधार पर। तो ऐसा कहना था जिया उर रहमान जी का जिन्होंने ये विचार दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी जी का विचार इसको लेकर बिल्कुल अलग था। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि देखिए ये कोई रिलेवेंट नहीं होने वाला और उनका इस संस्थान को स्थापित करने में इंटरेस्ट भी नहीं देखने को मिला और उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में रहते हुए इस पर कोई बात भी नहीं की गई। इस पर ना कोई बात की गई, ना इसको लेकर कोई निर्णय लिया गया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इरेलेवेंट चीज होगी, हमारे हिसाब से इसको नहीं बनना चाहिए। और खासकर तब जब हम बात कर रहे हैं कि 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई करके आए हैं, पाकिस्तान को धूल चटाई, उस कंडीशन के बाद जब पाकिस्तान एक एनिमी के तौर पर, दुश्मन के तौर पर दिखाई पड़ता है, हमारे हित उसके हिस्से नहीं मिलते और पाकिस्तान को साथ लेके कोई संगठन बनाने की बात अगर करेंगे तो समय भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1984 में हम देखते हैं कि इंदिरा जी की डेथ हो जाती है और इंदिरा जी के बाद एक सहानुभूति वाला माहौल हमारे देश में दिखाई पड़ता है और एक बहुत बड़ी बोल सकते हैं कि एक जीत के साथ राजीव गांधी जी बनते हैं प्रधानमंत्री। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने तो दोस्तों क्या पता क्या सरकमस्टेंसेस उन्होंने बनाया और अचानक से राजीव गांधी जी ने कह दिया कि सार्क जैसी व्यवस्था में भारत शामिल हो जाएगा। और उसी व्यवस्था के बाद हम देखते हैं कि 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की ढाका राजधानी जो है यहां पर सार्क का चार्टर पास हो गया और सार्क की स्थापना कर दी गई। ये 7-8 दिसंबर की सार्क की बैठक थी दोस्तों। ये पहली बैठक के तौर पर हम उसको देखते हैं जो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। अगर हम यहाँ पर सार्क इस बैठक को देखें तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये सार्क का पहला शिखर सम्मेलन भी इस समय हुआ और ये जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ इसमें सार्क देशों के सभी सर्वोच्च लीडर शामिल हुए। और इस शिखर सम्मेलन की बात करें तो अध्यक्ष के तौर पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं दोस्तों अबुल एहसानी। अबुल एहसानी जो थे
ये सार्क के पहले महासचिव बनाए गए थे दोस्तों। तो सार्क के पहले महासचिव कौन बनाए गए थे? तो याद रखिएगा अबुल एहसानी बनाए गए थे। ये 1985 की बात है, लगभग 1989 तक हमें ये दिखाई पड़ते हैं। तो ये परिस्थितियां रही जिन परिस्थितियों में हमने देखा कि इंदिरा गांधी जी ने क्लियर मना कर दिया था कि ऐसा किसी संगठन में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन राजीव गांधी जी का जब समय आया उसके बाद इस संगठन की स्थापना ही नहीं हुई बल्कि भारत इसके सदस्य के तौर पर भी आ गया। अब यहाँ पर सार्क बना और सार्क के कुछ सिद्धांत उसके चार्टर में शामिल किए गए जिनके हिसाब से सार्क काम करने वाला था। इसमें कहा गया कि संप्रभु समानता, मतलब यहाँ पर ये बोला गया कि हम जो भी काम करेंगे वो एक दूसरे राष्ट्रों की संप्रभुता पर बिल्कुल हनन नहीं करेंगे और ना एक दूसरे के क्षेत्रों में इंटरफेयर करने का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर ये बोला गया कि अपनी क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत को फॉलो करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई अखंडता के सिद्धांत का ब्रेक नहीं करेंगे। राजनीतिक स्वतंत्रता होगी सभी सदस्यों के पास, ऐसा नहीं करेंगे कि हम हमारे राजनीतिक इंटरेस्ट हो, राजनीतिक क्षेत्र हो उसमें हस्तक्षेप करते चले जाएं। तो राजनीतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पर्याप्त स्वतंत्रता होगी। इसके अलावा अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में भी गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत के तहत गए। साथ ही साथ पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना होगा, मतलब ऐसे काम जिससे कि एक सभी देशों को लाभ हो रहा है उन सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इन सिद्धांतों के आधार पर कहीं ना कहीं सार्क जो है उसकी स्थापना होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब सार्क की स्थापना हुई तो इसके सदस्यों को भी देखा जाए दोस्तों। जब हम सार्क के सदस्यों की बात करते हैं तो इसके 7 संस्थापक सदस्य रहे। ये भारतीय उपमहाद्वीप के सदस्य भी थे, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 7 सदस्य जो भारत के प्रथम पड़ोसी भी हैं दोस्तों, जिनके साथ भारत की सीधी सीमा मिलती है, इनको बोल सकते हैं संस्थापक सदस्य बोलते हैं सार्क के। अब यहां पर 8वां सदस्य की एंट्री होती है जब 2005 में सार्क का 13वां हमें शिखर सम्मेलन देखने को मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि इस सम्मेलन में अफगानिस्तान जो है दोस्तों उसको 8वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। तो 8वां सदस्य यहां पर कौन रहा दोस्तों? तो अफगानिस्तान रहा। इसका मतलब वर्तमान में सार्क में 8 सदस्यों की पूरी व्यवस्था में देखने को मिलती है। अब यहां देखें कि इसमें 9 पर्यवेक्षक सदस्य भी दिए हैं दोस्तों। 9 पर्यवेक्षक सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और यूएसए, इनको शामिल किया गया है। तो ये 9 पर्यवेक्षक सदस्य हैं, मतलब जब भी सार्क की मीटिंग होगी तो इसमें 9 पर्यवेक्षक सदस्य जो होते हैं इनको भी बुलाया जाता है और ये भी कहीं ना कहीं सार्क के हितों के साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लेवल पर योगदान का काम करते हैं। तो यहाँ 9 पर्यवेक्षक सदस्यों की स्थिति याद रखिएगा, उनके नाम याद रखिएगा। अफगानिस्तान को 2005 में जोड़ा गया था और यहाँ पर 7 संस्थापक सदस्य जो थे वो भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट आए हम सार्क के क्या कार्य क्षेत्र हैं। तो मानव संसाधन का विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए काम करेगा, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा और बायोटेक्नोलॉजी पर काम करता है, आर्थिक, व्यापार एवं वित्त के क्षेत्र में सामाजिक मुद्दों को लेकर काम करेगा, सूचना एवं गरीब उन्मूलन के लिए काम करेगा, ऊर्जा, परिवहन एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए काम करेगा, शिक्षा सुधार एवं सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रों के लिए। इन सभी मुद्दों पर सार्क और उसके जो देश होंगे वो आपसी सहयोगात्मक रवैये के आधार पर इन समस्याओं से निपटने का भी काम करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में विकास का भी काम करेंगे। तो ये सार्क के सभी कार्य क्षेत्र हैं जिन पर सार्क काम करने वाला है। अगर हम देखें इसके उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो सार्क के उद्देश्य क्या है कि जो इनके सदस्य देश हैं, जो सदस्य देशों के लोग हैं, उनके लिए कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा। सदस्य देशों के जो लोग हैं उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा, उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा। आर्थिक समृद्धि, जो भी सदस्य देश है उनकी आर्थिक समृद्धि पर काम किया जाएगा, उनकी सामाजिक प्रगति पर काम किया जाएगा, उनके सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए आपसी सहयोग के आधार पर ये लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करना हो या उनकी क्षमताओं में वृद्धि करना हो, इन सभी चीजों के लिए सार्क काम करेगा। इसके अलावा यह बोला गया कि सभी देश जो है इनके बीच में सामूहिक आत्मनिर्भरता को न केवल बढ़ाना होगा बल्कि उसको मजबूत भी करना पड़ेगा। मतलब ये दूसरे देशों पर ये निर्भर न रहे, जब भी इन देशों के ऊपर कोई दिक्कत आए तो ये आपस में अपना हेल्प करके सामूहिक तौर पर आत्मनिर्भर हो जाए, इनका संगठन अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाए। ये देश आपस में एक दूसरे की सहायता करके आत्मनिर्भरता के साथ काम कर लें, किसी दूसरे संगठन या किसी दूसरे देशों पर इन देशों को निर्भर होने की जरूरत न पड़े। एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन भी कर लें और आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देने का काम भी ये करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे आतंकवादी देश यहाँ पर है।
अब नेक्स्ट हम देखें दोस्तों इसके उद्देश्य के बाद, तो अगला उद्देश्य देखिएगा कि ये कहते हैं आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग करेंगे। मतलब अपनी तकनीकों का हस्तांतरण करेंगे, एक दूसरे के देशों को इस क्षेत्र में विकास करने के लिए मदद करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ताकि सब आपस में एक दूसरे की मदद के साथ सभी के सभी देश विकास कर सकें। और कहीं ना कहीं समान हितों के मामलों में अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बना सकें। मतलब जहां जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके समान हित दिखाई पड़े, कम से कम यहां तो ये मजबूती के साथ दिखाई पड़े। अब ये सार्क इन इंपॉर्टेंट उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया था। ये वो समय था जब हमको वैश्विक स्तर पर अलग अलग समूह देखने को मिल रहे थे, G7 जैसे विकसित देशों के समूह देखने को मिल रहे थे, और कई सारे हम लोगों को क्षेत्रीय समूह भी देखने को मिल रहे थे। ऐसे समूह की स्थिति में ये कहा गया कि भाई जब सभी देश बड़े बड़े अपना समूह बनाकर अपना विकास कर रहे हैं, तो हम क्यों भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश है वो इस प्रकार से हैं, हमें भी एक समूह बनाना चाहिए। समूह बनाकर हमको एकता के साथ इस पर काम करना चाहिए, आपसी विकास सामंजस्य को बढ़ावा देना चाहिए, और एक प्रकार से हम सभी देशों को एक आर्थिक शक्ति बन जाना चाहिए जिनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान हो जाए। चाहते थे ऐसा ही कुछ थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब यहाँ बात करें सार्क के अंग की, तो सार्क के अंगों में सरकार के प्रमुखों की या राष्ट्र के प्रमुखों की बैठक भी है। वार्षिक आधार पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता था दोस्तों, और ये माना गया था कि ये द्विवार्षिक होता था। विशेष सचिवों की स्थायी समिति बनाई जाती है जो पूरी कामों पर निगरानी देखती है, आपसी समन्वय बनाने का काम करती है। इसके अलावा जो सार्क की प्राथमिकता हो उनको निर्धारण करने का काम भी ये विदेशी सचिवों की स्थायी समिति करती है। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि संसाधनों को संगठित करना हो, परियोजनाओं को मंजूरी देना हो, या वित्त पोषण की मंजूरी देने की बात हो, ये सारा का सारा काम कौन करती है? ये विदेश सचिवों की स्थायी समिति होती है। इस समिति में सभी सदस्य देश जो है 8 के 8 जो सदस्य देश है उनके जो विदेश सचिव होते हैं उनको उनकी बैठक होती है, वो सभी लोग शामिल होकर इन सब चीजों पर ये निर्णय करने का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों सार्क की व्यवस्था में हमें देखने को मिलेगा कि एक सचिवालय भी है, और सार्क का सचिवालय जब देखते थे इसकी स्थापना की गई थी 16 जनवरी 1987 को। एग्जाम में पूछेगा सार्क का सचिवालय कब बनाया गया था? 16 जनवरी 1987 को बनाया गया था, और ये काठमांडू में दोस्तों नेपाल में, नेपाल की राजधानी है ये। इसमें एक महासचिव, 7 निर्देशक, और जो भी यहाँ के जो ऑफिस टीम होती है वो होता है। जो महासचिव होता है दोस्तों उसकी नियुक्ति रोटेशन बेसिस पर होती है, रोटेशन बेसिस पर होगी, और एक के बाद एक दूसरे सदस्य को चुन लिया जाता है। यहाँ पर जो इसकी मंत्रिपरिषद होती है उसमें जो महासचिव और बाकी के लोग होंगे उनको 3 साल के लिए चुना जाता है दोस्तों। तो सार्क का महासचिव 3 साल के लिए चुना जाता है। मैंने आपको बताया कि सार्क के जो महासचिव की व्यवस्था है इसमें अबुल एहसानी जो रहे ये पहले थे 1985 में, और ये बांग्लादेश के थे, है ना। अगर महासचिव की व्यवस्था में जाए दोस्तों तो भारत के जो महासचिव हैं, भारत के 2 बार इसमें महासचिव रह चुके हैं। एक महासचिव रह चुके हैं 1989 में, और दूसरे महासचिव रह चुके हैं दोस्तों 2008 में। तो 1989 में महासचिव रहे थे दोस्तों वो थे किशोर भार्गव, है ना, किशोर भार्गव। और यहां पर जो दूसरे हम लोगों को देखने को मिलते हैं दोस्तों वो थे शीलकांत शर्मा। तो भारत के 2 महासचिव रह चुके हैं सार्क में, एक 1989 में, दूसरा 2008 में। अगर हम वर्तमान में देखें तो 4 मार्च 2023 से जो सार्क के महासचिव हैं दोस्तों वो कौन है, तो उनका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है, गुलाम सरवर दोस्तों ये बांग्लादेश के राजनयिक हैं जो 4 मार्च 2023 से सार्क के वर्तमान महासचिव बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जब हम यहां पर इनके शिखर स्तर की बैठक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब हम इसकी शिखर वार्ता की बात करते हैं तो इसकी सर्वोच्च वार्ता होती है। तो इसकी शिखर वार्ता जब देखते हैं तो प्रथम जो शिखर वार्ता हुई थी वो हुई थी 1985 में। ये 1985 में कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ढाका में हुई थी। ठीक है, ये प्रथम थी, और यहीं पर सार्क का जो चार्टर था वो भी पास किया गया था और सार्क की स्थापना हुई थी। लेकिन हम इसकी जो अंतिम वार्ता देखें, अंतिम वार्ता जो हुई थी दोस्तों वो 2014 में हुई थी। ये 2014 में जो हुई थी इसकी 18वीं वार्ता थी। याद रखिएगा ये कौन सी वार्ता थी? 18वीं वार्ता थी, जो कहां हुई थी? काठमांडू नेपाल में हुई थी। काठमांडू नेपाल में हुई थी। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सार्क की अभी तक कितनी बैठक हो चुकी है? 18 बैठक हो चुकी है, और अंतिम कब हुई थी? 2014 में
काठमांडू में हुई थी। ये बैठकें दोस्तों द्विवार्षिक होती हैं। कैसी होती हैं? ये द्विवार्षिक बैठक होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, 2 साल में होती है। तो 2014 में हुई थी। 2014 के बाद जो अगली बैठक होनी थी वो 2016 में होनी थी। 2016 में कौन सी बैठक होनी थी दोस्तों? 19वीं बैठक होनी थी। तो 19वीं बैठक कहाँ होनी थी? 2016 में। और 2016 में जो सार्क की 19वीं बैठक होनी थी ना, ये 19वीं बैठक कहाँ होनी थी? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में ये सार्क की 19वीं बैठक होनी थी। अब इस्लामाबाद में जब ये सार्क की 19वीं बैठक होनी थी, इस समय उरी अटैक हुआ था हमारे यहाँ पर। अब उरी अटैक जो हुआ था वो किसने करवाया था दोस्तों? पाकिस्तान ने करवाया था। और इसके बदले में भारत ने बहुत जवाबदार, बहुत बेहतरीन कार्रवाई की थी, जिसके चलते वैश्विक स्तर पर यह जवाब मिल गया था कि अगर भारत के साथ कोई गड़बड़ करेगा तो वो बचेगा नहीं। ये सूत्र भी मिला दुनिया को, साथ ही साथ पाकिस्तान को भी ये सबक मिल गया। और पाकिस्तान को लेकर भारत ने सीधा कह दिया कि ना तो हम क्षेत्रीय संगठन के आधार पर, ना ही वैश्विक किसी संगठन में पाकिस्तान जैसे व्यक्ति या पाकिस्तान जैसे देश का कोई समर्थन नहीं कर सकते, और ना ही हम इसको स्वीकार करेंगे कि पाकिस्तान की वहां मौजूदगी हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सीधे सीधे एक आतंकवादी देश है, और आतंकवादी देश का किसी भी संगठन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो हमने सभी जगह पाकिस्तान का बायकॉट कर दिया था, और इसी के चलते इस्लामाबाद की इस बैठक का भी भारत ने क्या कर दिया था? बायकॉट कर दिया था। इसके बाद दोस्तों 2021 में जब कोविड का दौर चल रहा था, तो कोविड-19 के दौर में भारत ने एक प्रस्ताव रखा था कि जितने भी सार्क के देश हैं उन सभी को हम फ्री में वैक्सीन भेजेंगे ताकि वहां के लोगों को बच सके। यहां पर पाकिस्तान ने क्या कर दिया था? इस वैक्सीनेशन वाली व्यवस्था का पाकिस्तान ने, जब इसके जो यहां पर आप लोग को देखने को मिल रहा था इमरान खान, इस बात का इन्होंने विरोध कर दिया। इसके बाद ये किया गया काठमांडू की तरफ से नेपाल के राजनयिक के द्वारा कि भाई देखिए कि 2014 में लास्ट टाइम इसकी बैठक हुई थी, तो इसकी 19वीं बैठक जो पहले कैंसिल हो गई उसको दोबारा से ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, तो यहां पर पाकिस्तान ने इसकी बैठक ऑर्गेनाइज करने के नाम पर एक व्यवस्था स्थापित कर दी। पाकिस्तान क्या कहता है कि इसकी बैठक करेंगे, और इसकी बैठक में क्या आना चाहिए? अफगानिस्तान को भी शामिल होना चाहिए। किसको शामिल होना चाहिए? अफगानिस्तान को शामिल होना चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान कैसा देश है? अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर किसका शासन है? तालिबान का शासन है। सोच लीजिए। और ये भी तालिबान का शासन ऐसा शासन है जो नियुक्त होकर नहीं आए। इन्होंने अशरफ गनी की जो नियुक्त हुई सरकार थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उसको हटाया, तब वहां के गनी भाग गए दूसरे देश में, और इस जगह पर तालिबानी आतंकवादी जो संस्था है उसका यहाँ पर कब्जा हो गया, और तालिबानी शासन के अंतर्गत अफगानिस्तान की व्यवस्था चल रही है। तो पाकिस्तान यहाँ पर क्या जिद करता है? पाकिस्तान जिद करता है कि जब भी ये बैठक हो जाएगी ना, तो उसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाए। भारत का सीधा सीधा रुख है, भारत का सीधा सीधा ये बोलना है कि अफगानिस्तान जैसा देश जो तालिबान के अंदर शासन में चल रहा है, तो तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, तो हम किसी भी स्तर पर आतंकवादी संगठन की व्यवस्था को इस सब में शामिल नहीं कर सकते। जबकि पाकिस्तान इस बात पर जोर कर रहा है कि उसका मित्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी आतंकवादी और अफगानिस्तान भी आतंकवादी, दोनों आतंकवादी मिल जाएं और सार्क के साथ दूसरे देशों के साथ बैठक में बैठ जाएं उनके बराबर की कुर्सी पर। तो भारत ने कहा कि भाई आतंकवादी संगठन है तालिबान, और तालिबान की जो व्यवस्था है अफगानिस्तान में, जो उसने सरकार चला रहा है, उसको किसी भी देश के द्वारा दुनिया में मान्यता नहीं दी गई है, जबकि चाइना तक ने मान्यता नहीं दी है। अभी भी वहां पर पुरानी सरकार के व्यक्ति को प्रमुख के तौर पर बताया जाता है जब भी अफगानिस्तान का नाम आता है। तो जब पूरी दुनिया के लोग अफगानिस्तान को मान ही नहीं रहे कि वहां पर तालिबान का शासन को मंजूरी दी जाए, तो ऐसे में पाकिस्तान क्यों जबरदस्ती पाकिस्तान अफगानिस्तान का सपोर्ट करना चाह रहा है? क्यों अफगानिस्तान के साथ एक साथ कुर्सी पर बैठना चाह रहा है पाकिस्तान? तो भारत ने क्लियर कह दिया कि हम अफगानिस्तान को, तालिबान के लोगों को किसी भी स्तर पर एक मंच पर हमारे बराबर कुर्सी पर आके बात नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि हम आतंकवाद के बिल्कुल समर्थक नहीं है। आतंकवाद का भारत पूर्ण विरोधी है। भारत ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की पूरी कसम सिखाई हुई है, और इस लेवल पर दुनिया भर के देशों को, यहां तक कि G20 सम्मेलन में भी आतंकवाद के खिलाफ भारत दूसरे देशों को एक मत पर लेकर आ रहा है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहा है। तो पाकिस्तान जैसे देश और अफगानिस्तान जैसे आतंकवादी व्यवस्था वाले देशों को कैसे हम सार्क के एक पैटर्न पर लाकर उनके साथ बरोबरी के हिस्से पर बातचीत करना शुरू करें? तो भारत ने मना कर दिया। जैसे भारत ने इसका विरोध किया, तो भारत के साथ साथ जो बाकी के सार्क देश है उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं आएंगे, आतंकवादी देश है इसलिए। तो इस वजह से कोई नवीन बैठक इसकी हो ही नहीं रही है। तो 2014 के बाद से हमें सार्क की कोई बैठक देखने को नहीं मिल रही। इसका मतलब सार्क जो है वो एक ऐसा संस्थान के तौर पर दिखाई पड़ रहा है जो अभी कूड़े के डब्बे में पड़ा हुआ है। इसका कोई औचित्य हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। और ये बात इंदिरा गांधी की यहाँ पर सिद्ध हो रही है कि सार्क जैसा जो संगठन है उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। और वर्तमान में जब SCO जैसे संगठन बन गए हैं, SCO जैसे संगठन बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं सार्क जो है उसकी प्रासंगिकता भी खतरे में दिखाई पड़ रही है। दूसरा यहाँ पर बात करें सार्क विकास कोष।
सार्क विकास कोष जो है दोस्तों सामाजिक क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था पर आधारित है। सामाजिक क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था पर आधारित जो भी परियोजनाएं होती हैं उनका वित्त पोषण करने का काम करता सार्क विकास कोष, गरीबी उन्मूलन या विकास के कार्यों के लिए। समझ में आ रहा है। और इसका जो शासन होता है दोस्तों वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों के द्वारा एक बोर्ड गठन किया जाता है, उसके द्वारा सार्क विकास कोष का प्रतिनिधित्व होता है दोस्तों। जितनी भी परियोजनाएं सामाजिक सहयोग के उद्देश्य से यहाँ पर चलती हैं उन परियोजनाओं में वित्त पोषण का काम करते हैं। लेकिन सोचिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अगर इस प्रकार के लिए वित्त पोषण कर दिया जाए तो उनको खरीदना हथियार ही है, उनको खरीदना आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने की व्यवस्था ही है। तो ऐसे में इस व्यवस्था के तहत भी लोग आगे नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय है। ये दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किया गया है। यहाँ पर ये मान्यता की गई कि अगर दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय जो भारत में है अगर उसमें किसी ने डिग्री या प्रमाण पत्र प्राप्त किया है दोस्तों तो वो किसी भी देश के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदान की गई डिग्री के बराबर ही माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन, बांग्लादेश के ढाका में इसका मुख्यालय है। इन देशों में मानकीकरण और अनुरूपता के मूल्यांकन के लिए, वस्तुओं को, उत्पादों को एक स्टैंडर्ड प्रदान करने के लिए, सेवाओं को एक स्टैंडर्ड प्रदान करने के लिए, सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने के लिए उस मानक व्यवस्था के माध्यम से इस संगठन की स्थापना की गई है जो कि बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। इसके अलावा एक और व्यवस्था देखते हैं दोस्तों इसमें तो हमें दिखती है सार्क मध्यस्थता परिषद। ये एक अंतर सरकारी निकाय है दोस्तों जो पाकिस्तान में है। बताइए इस सार्क मध्यस्थता परिषद जो एक अंतर सरकारी निकाय है इसका काम क्या है? इसका काम है विवादों का निपटान करना। विवादों का निपटान करना, वाणिज्यिक हो, औद्योगिक हो, व्यापारिक हो, बैंकिंग हो, निवेश, जितने भी इससे संबंधित विवाद होते हैं इन विवादों का उचित और कुशल निपटान के लिए ये कानूनी मंच प्रदान करता है क्या? सार्क मध्यस्थता परिषद। लेकिन मजे की बात देखिए कि ये है कहां पर? पाकिस्तान में, जिस देश में खुद बम फूट रहे हैं, आतंकवादी पल रहे हो, उस देश में इसका क्या बनाया गया है? मध्यस्थता मतलब विवादों का निपटान करने वाली संस्था बनाई गई है। जो देश खुद विवादों का एक केंद्र बना हुआ हो उसको यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी स्थिति में। खैर अगर हम सार्क के महत्व को देखें तो सार्क का दोस्तों महत्व बहुत बड़ा रहा है। जिस चीज को देखते हुए इस संगठन की स्थापना की गई थी उसके दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था दिखाई पड़ी। अगर सार्क क्षेत्रीय संगठन के तौर पर एक सफलतापूर्वक संगठन के तौर पर स्थापित हो जाता, अगर यहाँ पर हम लोगों को अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट गतिविधियां वाले देश नहीं मिलते या इनकी गतिविधियां ऐसे नहीं होती तो निस्संदेह हम बोल सकते थे कि सार्क एक वैश्विक स्तर पर एक ऐसा मंच बन जाता जो दुनिया के देशों के लिए एक मिसाल हो सकता था। ये क्षेत्रीय इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर सकता था, सहायता प्रदान कर सकता था, सहयोग प्रदान कर सकता था और यहाँ के क्षेत्रीय देशों के विकास में काम कर सकता था। क्यों? क्योंकि सार्क में दुनिया का लगभग 3% क्षेत्रफल है जिसमें 2.4% क्षेत्रफल के साथ भारत मौजूद है दोस्तों। इसके अलावा विश्व की कुल आबादी का लगभग 21%, लगभग 17-18% तो भारत में निवास करता है। 21% आबादी यहाँ रहती है। जीडीपी में लगभग 4% का योगदान करते हैं सार्क के देश, जिसमें भारत का योगदान सबसे ज्यादा है। सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र भी यही है, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र भी यही है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ के सभी देश जो उनके पहनना, इनका भोजन, इनका सांस्कृतिक, इनके राजनीतिक पहलू लगभग सभी समान है। इस दृष्टि से जो समानता है वो बेहतर तालमेल स्थापित करने में भी लाभदायक हो सकता था। तो इस दृष्टि से सार्क बहुत महत्वपूर्ण रहा दोस्तों। अगर इसका कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अगर यूज सही हो जाता तो, लेकिन चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त देश जो उसकी स्थिति को ध्यान दे ही नहीं पाए, जिसकी वजह से पूरा का पूरा संगठन ही दोस्तों एक रिलेवेंट व्यवस्था में पहुंच गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक समान समाधान की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। अगर हम सार्क देशों की समस्याओं की बात करें तो यहाँ पर भारत की स्थिति बहुत बेहतर है इन देशों से, लेकिन सभी की समस्याएं और मुद्दे भी समान है। जैसे गरीबी हो, निरक्षरता हो, कुपोषण हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, आंतरिक संघर्ष हो, औद्योगिक तकनीकी पिछड़ापन हो, निम्न जीडीपी हो, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति हो, ये सभी लगभग सभी देशों के समान है। तो इन सभी समस्याओं पर एक साथ मिलकर अगर काम करें तो सभी देश इन सभी समस्याओं का समाधान एक साथ निकाल सकते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन सार्क देशों को भारत जैसा तेजी से विकास करने वाला, विश्व गुरु की हैसियत रखने वाला एक देश मिल रहा था। तो भारत के नेतृत्व में ये सार्क देश अपना भी बहुत ज्यादा विकास कर सकते थे और भारत के विकास में तेजी लाने का भी सहायक कर सकते थे। लेकिन परंतु हुआ कुछ और, इन देशों की स्थिति जो रही वो गड़बड़ रही, है ना। अगर सार्क की उपलब्धि की बात करें दोस्तों तो सार्क ने सबसे पहले FTA मुक्त व्यापार क्षेत्र, है ना, फ्री ट्रेड रीजन जो है, एरिया जो है वो डेवलप किया। इसके माध्यम से इन्होंने बोला कि एक दूसरे क्षेत्र में जो व्यापार शुल्क होता है उससे मुक्ति पाते हैं, फ्री ट्रेड एरिया घोषित कर देते हैं बिना किसी अवरोध के। फिर उन्होंने साप्टा को बनाया। साप्टा का मतलब क्या था?
साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ये कब बनाया इन्होंने? 1995 में। ये बोला गया कि सार्क देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इस दृष्टि से इनके व्यापार में कुछ छूट दी जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था की गई। इसके अलावा दोस्तों मुक्त व्यापार समझौता 2016 में किया और बोला गया कि सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक जितने भी सीमा शुल्क होंगे उसको कम किया जाएगा, तो ये भी इन्होंने किया। इसके अलावा सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, सर्विस सेवा क्षेत्र जो होता है उसमें ट्रेड करने को लेकर भी इन्होंने एग्रीमेंट किया था। इसके अलावा सार्क विश्वविद्यालय जैसी व्यवस्था बनाई गई, है ना। पाकिस्तान में फूड बैंक बनाया गया, एक ऊर्जा भंडार बनाया गया, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं देशों में चीजों को पूर्ति की जा रही थी। ये सार्क की क्या है? प्रमुख उपलब्धियां हैं। लेकिन अगर हम भारत के लिए सार्क का महत्व देखें तो क्या है? भारत के लिए सार्क का महत्व है कि भारत के पहले पड़ोसी हैं। पहले पड़ोसी कौन होते हैं? पहले पड़ोसी वो होते हैं जिनके साथ आपकी सीमा लगी हुई है। तो भारत की हम बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी के सभी क्या हो गए? ये भारत के प्रथम पड़ोसी के तौर पर आप देखते हैं दोस्तों। तो प्रथम पड़ोसी होने के नाते भारत इनका बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकता था और भारत के लिए लाभकारी हो सकते थे। इस दृष्टि से ये भारत के लिए बोल सकते हैं कि सकारात्मक इस चीजें स्थापित कर सकते थे। इसके अलावा भू रणनीतिक महत्व की बात करें तो यहाँ पर देखिए विकास प्रक्रिया हो या आर्थिक सहयोग के मामले में नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका को आकर्षित करके, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका को आकर्षित करके भारत चीन के वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम का विरोध कर सकता था। मैंने G20 के लेक्चर के अंदर बताया था कि चीन का वन बेल्ट एंड वन रोड कार्यक्रम क्या है। ये दुनिया के समस्त प्रमुख देशों के साथ एक पूरा व्यापारिक मार्ग बनाना चाहता है, जिससे कि चीन अपने समस्त उत्पादों को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को पूरी दुनिया भर में इस वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से भेज सके और एक्सपोर्ट का किंग बन जाए। कौन? चीन। और विश्व की अर्थव्यवस्था में राज करने लगे चीन। इसके लिए चीन ने साम्राज्यवादी दूसरे देशों को गुलाम बनाकर, किस रूप में गुलाम बनाकर? उनको ऋण देकर, उनकी इकोनॉमी पर कब्जा करके उनको अपने मनमानी ढंग से चलाने की स्थिति को पैदा किया। और इसके लिए चीन ने किसको कब्जे में किया? पहले नेपाल को प्रभावित किया, भूटान को प्रभावित करने की कोशिश की। हालांकि भारत का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा, तो भारत के प्रभाव के चलते भारत का इनके प्रति महत्व क्या उसको देखते हुए ये चीन की तरफ नहीं गए। वर्तमान में देखें दोस्तों तो श्रीलंका एक ऐसा देश बन गया था जो चाइना की तरफ बहुत झुका और चाइना ने पूरी तरीके से उसको बर्बाद कर दिया। आपने देखा कि पिछले 2-4 सालों में श्रीलंका की हालत क्या हो गई थी। और मालदीव जो है वर्तमान में भारत को आंख दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मालदीव के जो नवीनतम राष्ट्रपति है ना, वो राष्ट्रपति चीन के प्रेमी है और चीन अपनी पूरी लालच भरी निगाहें मालदीव के ऊपर बरसा रहा है। तो मालदीव को ऐसा लग रहा है कि कितना बढ़िया चाइना मेरा सपोर्ट कर रहा है और इस चक्कर में वो भारत का विरोध कर रहा है, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं वो लोग। लेकिन उनको नहीं पता कि चाइना उनका क्या हाल करने वाला है और जल्दी उनको समझ में आ जाएगा, फिर भारत के पैरों में आके गिरने वाले हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के माध्यम से भारत इनको आकर्षित करके चीन की वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम का विरोध कर सकता है, जो चीन की साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा है। क्षेत्रीय स्थिरता, आपसी विश्वास और शांति स्थापना करके जो क्षेत्र में एक प्रकार की अशांति के साथ अस्थिरता का माहौल बन जाता है उसको भी स्थिर किया जा सकता है। वैश्विक नेतृत्व की भूमिका, अब सार्क देशों की बात करें दोस्तों तो इतनी बड़ी जीडीपी, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना बड़े उपजाऊ क्षेत्रफल का नेतृत्व करते हैं। ये चाहें तो ये अपने विकास के माध्यम से विश्व की पूरी जो स्थिति उसका नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं। और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत को अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखना है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस जैसे देशों की तरफ जाएगा भारत, तो कहीं ना कहीं ये जो पड़ोसी देश हैं ये भारत के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद हो सकते हैं और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसके लिए कहीं ना कहीं सफलता के लिए पर्याय भी बन सकते हैं। तो ऐसे में हम ये बोल सकते हैं कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सार्क, लेकिन जिस हिसाब की परिस्थितियां बनी उसके बाद सार्क का कोई वजूद हम लोगों को दिखता नहीं है। चुनौती की बात करें तो देखिए मैंने कहा है कि 2014 में लास्ट बैठक हुई थी, 2016 की बैठक को भारत ने विरोध कर दिया। तो ऐसी स्थिति में इनकी बैठक ही नहीं होती। बैठक ही नहीं होती, जो उद्देश्य सेट किए हुए हैं, जो सिद्धांत सेट किए हुए हैं, उन पर कैसे काम करेंगे। समन्वय में कमी, सभी देश अलग अलग भागते हैं। पाकिस्तान का अलग रगड़ा है, अफगानिस्तान में अलग तालिबानी लोग आतंक मचाते रहते हैं, मालदीव चाइना की तरफ भाग रहा है, श्रीलंका चाइना की तरफ भाग रहा था, चाइना ने बर्बाद कर दिया। सबके बीच में अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन का अभाव देखने को मिलता है। परिवर्तन का नेतृत्व भी करता है। भाई कहीं ना कहीं ये भी समझिएगा कि ये जो चुनौतियां हैं इसका मतलब जगह जगह परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर साफ्टा की भी सीमाएं हैं। साफ्टा में क्या बोल दिया गया है कि आप वस्तु का ही ट्रेड करेंगे,
जो प्रौद्योगिकी संबंधित वस्तु है उनको, ट्रेड को इसमें शामिल ही नहीं किया गया है। तो क्यों नहीं किया भैया? अगर आप चाह रहे हो कि व्यापार को बढ़ावा दिया जाए और साफ्टा जैसी व्यवस्था आप लेकर आए हो, तो साफ्टा को सभी चीजों के लिए ओपन करो ना। क्यों प्रौद्योगिकी क्षेत्र को उससे दूर रखा गया है? तो ये कमियां हैं। और भारत पाक संबंध इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था है। अब भारत पाक संबंध में आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस में जा रहा है? पाकिस्तान जा रहा है आतंकवाद में। पाकिस्तान आतंकवादी क्षेत्र हो गया है। वो तालिबान के शासन को सराहने वाला देश हो गया है। पाकिस्तान में आटे दाल के भाव आप जान ही रहे होंगे क्या हो रहा है। तो एक प्रकार से बर्बाद होने की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। चीन ने पूरा कबाड़ा करके रख दिया है। ठीक है, तो पाकिस्तान का चीन प्रेम जो है वो पाकिस्तान के लिए महंगा पड़ गया है। और इसी चक्कर में पाकिस्तान क्या करता है? सीमा पर बहुत सारी गड़बड़ियां करता है। तो भारत ने तो सीधा कह दिया है कि भाई पाकिस्तान के ना तो हमारे साथ कोई बातचीत होगी, ना हमारा किसी भी प्रकार का संबंध बन सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी देश है, जब तक हम पाकिस्तान से कोई व्यवस्था रखने को तैयार ही नहीं है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सार्क की व्यवस्था रही। सबसे बड़ी इसकी अगर हम नाकामयाबी कहें तो 2014 के बाद से इसकी कोई बैठक ही हमें देखने को नहीं मिल रही। और दोस्तों, जब इस संस्था की कोई बैठक ही नहीं हो रही थी, इसकी रिलेवेंसी पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही लग जाता है कि क्या इसका महत्व है। ना तुम बैठक करते हो, ना तुम मिलते हो, बस एक संगठन बनाकर रख दिया जो अपने आप में कार्यक्रम कर रहा है। सचिव अलग बना के रख दिया, महासचिव इसमें। तो आपके संगठन में कोई तरक्की देखने को नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं अगर आप भारत की बात करें तो भारत जैसा देश जो सार्क वाले देशों के लिए उद्धारक की भूमिका निभा सकता है, वो व्यवस्था कहीं ना कहीं अभी सीमित रही है। क्यों रही है? क्योंकि सार्क के जो संगठन है उसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसी व्यवस्था जरूर देखने को मिल रही है कि ये देश अलग अलग भागने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो समन्वय होना जरूरी है, संगठनात्मक एकता होने की जरूरत है, फिर इनको अपने उद्देश्यों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना चाल चलन ठीक न करना पड़ेगा, कायदे के रास्ते पे आना पड़ेगा, तब जाकर कोई बातचीत होगी। बैठकें होंगी तो मुद्दे तय होंगे और जो उद्देश्य उन पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो एससीओ जैसे संगठन आने के बाद कहीं ना कहीं सार्क जो है उसकी प्रासंगिकता पर एक क्वेश्चन मार्क तो लग रहा है। जरूरी है कि व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो ये सार्क की व्यवस्था थी दोस्तों, जिसको हमने स्थापना से लेकर वर्तमान व्यवस्था तक देखा, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। अब अगले लेक्चर में हम आसियान की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में आसियान के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।